मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ा दिया था ना, और इंटीग्रेशन भी इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ाया था। ये राज बिल्कुल ऑलमोस्ट लास्ट में आके खुला था कि उसको इंडेफिनिट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट में हमको प्लस सी अटैच करना पड़ गया, जब हमने वो डॉक्टर वॉक्टर खेला था, जब हमने कि लास्ट में प्लस सी अटैच करना पड़ जाता है व्हेन वी परफॉर्म इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन के दौरान हम जिन कांस्टेंटों को खो देते हैं वो इंटीग्रेशन से वापस नहीं लाए जा सकते ना हो। अब पढ़ते हैं आगे, आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें आपको प्लस सी नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मरा हुआ आदमी जिंदा होगा। मरा हुआ आदमी तो अब भी नहीं जिंदा होने वाला, कांस्टेंट तो अब भी नहीं जिंदा होगा, लेकिन ये कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है, ऐसा सीन बन जाता है कि वो सी लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इसमें हमें सी नहीं लिखना पड़ता, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है डेफिनेट इंटीग्रल। वो सी की वजह से, बिकॉज वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट द कांस्टेंट, दैट्स व्हाई दैट इंटीग्रेशन इज नेम्ड एज इंडेफिनिट, बट यहाँ पे सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन पहले की तरह ही है, इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं आ रहा, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा आ रहा है। इसमें एक हरकत और करनी पड़ती है। जैसे सपोज करो आप पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हो, जैसे सपोज करो ये क्या चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। अब मान लो इसका कुछ तो आंसर आएगा, कुछ तो आंसर आएगा, माना वो आंसर आ रहा है एफ एक्स। समझिए बेटा, एफ एक्स मतलब कुछ, भाई जब आप एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कोई एक्स का ही फंक्शन आएगा। जैसे सपोज करो आप एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आंसर क्या आ रहा है, एक्स क्यूब अपॉन 3, यही तो आएगा आंसर। तो जब आप किसी का इंटीग्रेशन एक्स का रेस्पेक्ट करोगे तो आंसर भी एक्स का ही फंक्शन आएगा, पर कोई नया फंक्शन आएगा, ये एक्स का ही तो फंक्शन है। तो मैंने ये लिखा कि लेट कि हमने इसका इंटीग्रेशन किया और ये आंसर आया, इसका इंटीग्रेशन किया और ये आंसर आया, ठीक है। अब आपको करना है क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल में नाउ जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो इसी इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन साइन पर नीचे और ऊपर तो वैल्यू लिखी होंगी, जैसे नीचे लिखा होगा 3, ऊपर लिखा होगा 4, जैसे नीचे लिखा होगा 2, ऊपर लिखा होगा 7, कुछ भी कोई 2 नंबर लिखे होंगे। तो जो नीचे लिखा रहता है उसे हम लोअर लिमिट बोलेंगे, और जो ऊपर नंबर लिखा होगा उसे हम अपर लिमिट बोलेंगे। अपनी डिक्शनरी में इंटीग्रेशन के कुछ नए वर्ड यूज मतलब डाल दीजिए। जब हम ये इंटीग्रेशन, ये तो नॉर्मल आपने कल तक पढ़ लिया, और ये इंटीग्रेशन उसी जो कल रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कर दिया आपने परफॉर्म। अब मान लो आपने इंटीग्रेशन किया और ये आंसर आ गया। अब जो मैं डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा रहा हूं उसमें इंटीग्रेशन पर 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक नीचे एक ऊपर, 2 नंबर्स मिलेंगे। नीचे 2 हो सकता है, ऊपर 18 हो सकता है, नीचे 18 हो सकता है, ऊपर 2 हो सकता है, कुछ भी। जो नीचे होगा उसे लोअर लिमिट बोलेंगे, जो ऊपर होगा उसे अपर लिमिट बोलेंगे, ठीक है, अपनी डिक्शनरी में। अब कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए फिलहाल मैं यहाँ ए और बी लिख रहा हूं, फिलहाल मैं ए और बी लिख रहा हूं, क्योंकि वो नंबर प्रैक्टिस के दौरान कुछ भी आ सकते हैं। तो व्हाट इज ए हियर, व्हाट इज ए हियर, ए इज हियर लोअर लिमिट। ए क्या चीज है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और ये क्या चीज है, अपर लिमिट। अभी बोलना सीखो, करना भी सीख जाओगे। ये अपर लिमिट है। फिर इसका क्या करना है आपको, इसका क्या करना है, 2 डंडे खड़े करना है ऐसे, मतलब ब्रैकेट खड़ा करना ही हो। यहां पर पहले इसका इंटीग्रेशन करना, लिमिट देखनी नहीं है आपको, आपको जैसे इंटीग्रेशन कल से कहा है वैसे ही करना। फिर जब ये इंटीग्रेशन हो जाए तो यहां पर ये वैल्यूज एज इट इज लिख देना। इनका काम शुरू होगा अब। पहले आप कल की तरह इंटीग्रेशन करिए, एक्टिंग करिए, आपको लिमिट दिख ही नहीं रही, और आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दीजिए। कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक दोहा रटना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब पहले इस फंक्शन में आप x की जगह b रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, इस x की जगह b रखेंगे, माइनस फिर इसी फंक्शन में लोअर लिमिट रखेंगे f a। और मैं मानता हूं कि अभी शायद मतलब एक मिनट, पहले ये जो है ना, इसको कैसे सॉल्व, लिमिट का काम क्या होता है, लिमिट में क्या करना होता है हमें, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल में बस 2 लिमिट और मिलेंगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। पहले नॉर्मली इंटीग्रेशन सॉल्व करिए, उसके बाद आप पहले उस फंक्शन में अपर लिमिट रख दीजिए, जो भी वैल्यू है 10, 20, 50 जो भी है x की जगह,
माइनस, फिर उसी फंक्शन में लोअर लिमिट रख दीजिए। ये y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx विद इन द लिमिट a टू b, ये होता है आंसर। मैं मानता हूं आधी सी चीजें ऊपर से गई ना, ऊपर से एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए एग्जाम्पल, वैसे डेफिनेट इंटीग्रल सिर्फ इतना ही था, सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल इतना था, और अभी ये चीज ऊपर से जारी होंगी, लेकिन टेंशन मतलब मैं हूं ना, इसी बात के तो पैसे लिए आपसे, और मुझे पता था कि यहां पे समझ में नहीं आता। चलिए पहले मुझे ये बताइए, एक नॉर्मली एक बात बताइए, जैसे एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है प्लस 2 या प्लस 1, एक्स का फंक्शन है ना, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f1? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f1? इसका मतलब यही है ना कि जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 रखना है आपको, यहां पर 1 रखना है, यहां पर 1 रखना है, यहां पे 1 रखना है। यही तो मतलब आप जो भी सॉल्यूशन है आंसर वो देख लेना। यदि मैंने बोला f माइनस 2, व्हाट डज इट मीन? जहां जहां एक्स है वहां माइनस 2 रखना है, यहां माइनस 2 रखना है, यहां पर माइनस 2 रखना है, क्या यहां भी 2 रखना है माइनस? नहीं, ये एज इट इज। केवल जहां ये चीज मुझसे पढ़ाने से पहले भी पढ़ चुके हो आप, ये मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ाई। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब एक्स का कोई फंक्शन है, फिर ठीक है। तो अब सुनिए, अब आ जाइए नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे सपोज करो एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करके बताइए क्या आएगा इंटीग्रेशन। पहले नॉर्मली इंटीग्रेशन सॉल्व करिए, या सपोज करो इसमें लिमिट लगी हुई है 2 5, ये लिमिट लगी हुई है, तो पहले आपको लिमिट देखनी नहीं है, अंधे बन जाओ इतने, मतलब पार्शियल अंधे बनना है कि लिमिट नहीं दिख रही, पार्शियली, पूरे अंधे नहीं होना, हमें सवाल तो देखनी है ना। अब बिना लिमिट, यदि ये लिमिट नहीं होती तो इसका आंसर क्या आता? मतलब एक्स डीएक्स का आंसर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आता। पहले बताइए, इतना तो समझ में आ गया ना? पहले नॉर्मली इंटीग्रेट करिए जैसे करते आ रहे हो, लिमिट का काम अब चालू होगा, यानी डेफिनेट इंटीग्रल के लिए इनडेफिनेट इंटीग्रल सीखना तो फिर भी जरूरी था। अब क्या करना है, देखिए मैंने यहां क्या समझाया है, यहां क्या समझाया है, पहले यहां तक का स्टेप आ गया। अब इस फंक्शन में जो भी आंसर आया है उस फंक्शन में अपर लिमिट रखी है बी, फिर उसी फंक्शन में माइनस लगा के लोअर लिमिट रखी है। यानी अब मैं क्या कर रहा हूं, ये बी है ना, जो भी अंदर फंक्शन आया है, जो भी, हाँ इच्छा ने क्या लिखा, बिल्कुल ठीक, तो एक्स की जगह 5 लिखोगे, 5 स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आया है नहीं? एफ बी अपर लिमिट, अपर लिमिट यानी जो भी अंदर फंक्शन आया है उसमें एक्स की जगह अपर लिमिट रख देंगे माइनस। अब क्या करना है बेटा, उसी एक्स पर उसी पे लोअर लिमिट रखना है। क्या रख दिया, ये 2 का स्क्वायर अपॉन 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, ये 25 आएगा, ऊपर 4 आएगा, 21 अपॉन 2। इसमें सी नहीं लगाते, इसमें सी नहीं लगाएंगे, इसमें सी। अब दिमाग में तो आ रहा होगा सी क्यों नहीं लगाते, वो मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन मतलब वो भी क्लियर कर दूंगा यदि ये डाउट है तो। पर आपको समझ में आ गया ना ये क्या चीज लिखी थी मैंने? अब तो समझ में आ गया ना क्या चीज लिखी थी? पहले नॉर्मली इंटीग्रेशन करिए, फिर लिमिट का काम होता है, उस फंक्शन में पहले अपर लिमिट डाल दीजिए, फिर लोअर लिमिट डाल दीजिए। चलिए मैं एक और रैंडम क्वेश्चन देता हूं, हो सकता है, सुनिए मैं 1 मिनट ऐसे ही दे रहा हूं। अब ऐसे सपोज करो यहां पर एक्स ऐसे करके आंसर आ जाता, इस पे ध्यान मत देना, इंटीग्रेशन किया और आंसर आ जाता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और लिमिट वही होती 2 5। फिर क्या करते आप, फिर क्या करते, कोई नहीं, दो आ भाई है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले इस फंक्शन में अपर लिमिट पूरे में रख दीजिए अपर लिमिट, तो आप बताइए अपर लिमिट 5 का स्क्वायर प्लस 5। ये मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे फंक्शन में, नाउ दिस इज एफ एक्स, एफ एक्स ये है, एफ एक्स माने जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आया होगा वो एफ एक्स है, तो उस पूरे फंक्शन में अपर लिमिट रख दीजिए माइनस माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे अब 2 स्क्वायर प्लस 2। पहले ये वैल्यू रखना आ रहा है नहीं आ रहा, ये चीजें समझ में आ गई ना, एफ बी माइनस एफ ए। तो ये क्या हो गया बेटा, 25 अपॉन 30 माइनस 2 दूनी 4 और 2 6, आंसर आ रहा है 24। चलिए अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आधा चला जाएगा, यानी डेफिनेट इंटीग्रल में कोई ऐसी कोई खास चीज भी नहीं है, ठीक है। तो मैं फिलहाल ये मिटा देता हूं, समझ में आ गया आपको करना क्या है। तो चलिए अब सवाल करते हैं, यही है और कुछ नहीं है बेटा, सवाल करते हैं। बताना यदि मैंने एक सिंपली, अच्छा चलिए मैं 1 मिनट, एक्स डी एक्स, ये वाला सवाल दोबारा समझाता हूं, दोबारा समझाता हूं। एक्स डी एक्स लिमिट है 2 to 5, दोबारा समझिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 2 to 5।
पहले नॉर्मली इंटीग्रेट कर रहे हैं, कर दिया नॉर्मली, लिमिट को जैसी थी लोअर की लिमिट अपर लिमिट एज इट इज पोस्ट कर देनी है। अब लिमिट का काम अब चालू होता है। बताइए अपर लिमिट डालोगे तो 5² है ना, माइनस अपर लिमिट डल गई माइनस लोअर लिमिट डल गई। बताइए आंसर कितना आया, अभी अभी समझा है। नाउ अब मैं आपको बताता हूं फिर से, देखिए तीसरी बार समझिए इसको। क्या हो गया सर को तीसरी बार क्यों समझा रहे हैं, तीसरी बार बताता हूं, आ जाएगा समझ में। अगेन 2 to 5, मान लो यदि मैं इसको थोड़ा और तमीज से पेश करूं, इसका इंटीग्रेशन x² नहीं आएगा, इसका प्लस सी भी तो आएगा यदि कल के सिनारियो पे चले तो। हाँ चलो ये बात मान ली कि सर इंटीग्रेशन तो x² प्लस सी आएगा, तो चलिए इस पर लिमिट लगा देते हैं। अब आप खुद सोचेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। व्हाट इज सी हियर, कांस्टेंट। मैंने यदि मान लो कांस्टेंट लगा भी दिया, जो आता है कि इंटीग्रेशन में मरे हुओं का इलाज नहीं होता, हमें सी लगाना पड़ता है। मैंने मान लो डेफिनेट इंटीग्रल में वो बात सुन भी ली, तो आप देखोगे अब मैं इसमें अपर लिमिट डालूंगा तो ये आएगा 5² प्लस सी, दिस इज अपर लिमिट। अपर लिमिट भैया एक्स की जगह तो 5 रख सकते हो, सी की जगह थोड़ी नहीं रखना पड़ेगा। हाँ अच्छा समझ में आ गया। माइनस अगला स्टेप क्या होगा बोलो, फिर आप लोअर लिमिट रखोगे 2² प्लस सी, तो आप समझ गए ना, सी कट जाता है इसमें। अपर लिमिट में की वजह से जो सी आया और लोअर लिमिट की वजह से जो सी तो कांस्टेंट है, वो कट जाएगा, तो आएगा सिर्फ इतना स्टेप ही। देखो इससे अगला स्टेप ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि सी कट गया। तो आपको इस प्रोसीजर से ये समझ में आ गया ना कि सी जिंदा नहीं हुआ है, वो इसकी प्रोसीजर ही ऐसा था, इसका स्टेप ही ऐसा था कि वो कट जाता है। तो इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल में हम सी का प्रयोग नहीं करते। अब समझ में आ गया, तो बिंदास ऐसे ही करते चले जाओ, डेफिनेट इंटीग्रल है तो। क्या बेटा क्या पूछ रहे हो? अच्छा पीछे जाता हूं, हाँ मतलब हाँ क्या क्यों नहीं लगाते, चाहिए बता रहे हो मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब शुरू हो जाते हैं। सपोज करो यही इंटीग्रेशन फिर दोबारा करते हैं। तेरी यार क्या हो गया सर को, बार बार इस इंटीग्रेशन के पीछे क्यों पड़ गए। यही इंटीग्रेशन का आंसर अलग आ जाएगा यदि मैं लिमिट चेंज कर दूं। सपोज करो मैंने लिमिट लिख दी -1 से +1। सपोज करो इंटीग्रेशन वही है लेकिन लिमिट चेंज है, तो बेटा आपको करना क्या है, पहले ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन करिए। क्या आएगा आंसर, x²/2, लेकिन लिमिट -1 से 1 है। अब लिमिट का काम अब शुरू होगा। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट बोलो 1, x की जगह 1 रखना पड़ेगा, 1²/2 माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर/2। चेक करो आराम से तसल्ली से, यहां बच्चे जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। -1 आया जरूर पर उसका स्क्वायर आ गया। ये कौन सा वाला माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो जो दोहा है उस वाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस है ये। तो आप देखोगे ये आंसर 0 आ रहा है। तो अब आप बताओ सेम टू सेम इंटीग्रेशन था लेकिन क्यों आंसर अलग अलग आ रहा है, ड्यू टू द डिफरेंट लिमिट्स। वो अलग लिमिट्स के, वो उसकी लिमिटिंग वैल्यूज अलग थी, इसकी लिमिटिंग वैल्यूज अलग थी, लिमिट की वजह से आंसर अलग आ गया। ठीक है चलिए अब आप करते चलो। यदि मैंने आपको ये दिया t, थोड़ा लंबा सा दे दूं, चलो अभी नहीं, t² + 2t, t² + 2t, इसका इंटीग्रेशन करना है dt, इसका करना है और थोड़ा इजी वैल्यूज दे रहा हूं 0 से 2 के बीच में करना है। चलो शुरू हो जाओ करिए। मुझे सीरियसली इसका आंसर नहीं पता, मुझे तो करके ही पता चलेगा। मैं बेटा आर्यभट्ट न्यू के दिमाग में कर लूं, आप लोग करिए ठीक है, करिए। तो बेटा एक क्वेश्चन उसके इतने सारे आंसर क्लास में आ रहे हैं। कोई कह रहा है 8/3, कोई -4/3, कोई +4/3, कोई 20/3। हालांकि मैंने चेक नहीं किया, मेरे को वाइब्स आ रही है बोर्ड की वजह से कि ये है। ठीक है चलिए अब मैं करके बता देता हूँ। ठीक है अच्छा 8/3, शिवेश ने अपना आंसर बोर्ड यहां से हटा के यहां कर दिया है, तो 2 बोर्ड यहां हो गई है। तो बेटा नाउ मुझे को करना पड़ेगा, देखते हैं बेटा अब इधर देखते हैं कि आंसर है क्या। मैं यहां लिख रहा हूं, पहले तो क्वेश्चन को यहां शिफ्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 2t dt लिमिट 0 to 2। मैंने लिमिट बहुत इजी और दी थी। देखो यही सवाल है ना, तो फिर मैं अब तो इतना तो मिटा दूंगा, सवाल तो यही है। चलिए इक्वल टू, आप मुझे अलाउ करो टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन आएगा इसका। जब ये इंटीग्रेशन इसका करूंगा तो ये टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। जब ये इंटीग्रेशन यहां पहुंचेगा 2t स्क्वायर अपॉन 2 ये कट जाएगा, ये इंटीग्रेशन आएगा। मैं अलग अलग बता दूंगा, फिर यहां आप लिमिट रखोगे 0 to 2। चलिए अब अपर लिमिट रख रहा हूं मैं इसमें, इस पूरे फंक्शन। अब ये किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो आप इंटीग्रेशन? टी के रेस्पेक्ट। तो ये टी की वैल्यूज हैं, ये टी की वैल्यूज हैं। ये जो लिमिट होती है वो इसकी होती है। तो पहले अपर लिमिट रखोगे तो 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या है अपर लिमिट, माइनस, अब लोअर लिमिट लगा रहा हूं, लोअर लिमिट 0 क्यूब अपॉन 3 प्लस 0 स्क्वायर। तो बेटा इतना टर्म तो वैसे भी 0 हो गया, तो ये हो रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अपॉन 3 प्लस 4, तो ये आ रहा है 20 अपॉन 3। मैं एक और तरीके से बताता हूं, देखिए बेटा एक और तरीके से बता देता हूं। चलो ये तो सवाल थोड़ा सस्ता था, हो जाता है बेटा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी ऐसी बातें होती रहती है, ठीक है। चलिए खुश हो सकते हैं बेटा जिन्होंने ठीक दिया। फिर भी मैं एक और सस्ता करने के लिए, सबका साथ सबका विकास, सस्ता करने के लिए एक काम और कर सकते हो इसमें। बेटा ये इंटीग्रेशन इधर पहुंचाओ, ये dt इधर पहुंचाओ, समझना बेटा, टी स्क्वायर dt, कल बताया था इंटीग्रेशन भी कम्यूटेटिव होता है। यहां से टी स्क्वायर पे पहुंचाओ इंटीग्रेशन, वहां से dt लाओ, प्लस फिर ये इंटीग्रेशन यहां लाइए 2t dt। देखना ये समझना सबको है, भले ही आंसर सबका आ गया, ये थोड़ा सा हो सकता है ये किसी कई लोगों को राहत दे दे। ये स्टेप समझ में आया है नहीं, और लिमिट एज इट इज चलेंगी 0 to 2 0 to 2, ठीक है। मैंने पहले इंटीग्रेशन को फॉरवर्ड किया, आगे जाओ। फिर इस 2 को आगे ले सकता हूं बाहर, कांस्टेंट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या कहते हैं, तो हमारी लड़ाई में मत पड़ो, बाहर आओ। ये 2 मैंने वहां कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन कितना होगा, टी क्यूब अपॉन 3 हो गया इंटीग्रेशन, इधर लिमिट लगा दो 0 से 2, प्लस ये रहा 2, इस पे इंटीग्रेशन करो, ये क्या है टी स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 2। अच्छा एक और चीज आपको अच्छी बात बताता हूं, जैसे ये 3 है, लिमिट जब आप चढ़ाओगे तो टी पर ही तो चढ़ेंगी, 3 पे तो नहीं चढ़ेंगी ना। आप चाहो तो यदि कुछ ऐसा कांस्टेंट बाहर आ रहा है तो आप बाहर कर सकते हो, समझना बेटा, आप उस कांस्टेंट को पहले ही बाहर कर सकते हो। प्लस ये रहा 2, इस 2 को भी बाहर कर दो, लिमिट 0 से 2, ये 2 कट गया इसमें। चलिए अब लिमिट की बारी अब करता हूं, लगाइए बेटा अपर लिमिट इसमें। अब इतना रह गया सिंप्लीफाई, अपर लिमिट 2 का क्यूब है ना, अपर लिमिट 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब, प्लस ये तो है ही नहीं यहाँ पे। अब यहां पे लगाइए बेटा टी स्क्वायर, टी की जगह 2 रखिए, 2 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। थोड़ा लंबा मैंने जरूर कर दिया, लेकिन आपके अंदर ये कितना आएगा 8 अपॉन 3 और प्लस 4, वही आ रहा है 8 अपॉन 3 प्लस 4 20 अपॉन 3 आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन दू, होपफुली कि उसे गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, गलती होती है बेटा। मैं बस अपने मन से सवाल फेंक रहा हूं बेटा, मुझे खुद नहीं पता क्या आंसर आएगा। चलिए मैंने लिया x, सस्ता ही बना रहा हूं सवाल आपके लिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 विद रेस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू dx करना है इंटीग्रेशन। नाउ लिमिट आर गोइंग टू, थोड़ा देखो यहाँ लिमिट से ही थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, -1 से -2 से 2 शुरू हो जाओ, -2 से +2 है लिमिट। मुझे सीरियसली नहीं पता है क्या आंसर आएगा, आप लोग शुरू हो जाइए, करिए, करना भूल गया, कोई बात नहीं, चलो देख लेना बेटा यूट्यूब वालों,
है नहीं कि ये प्रोसीजर है, ये आंसर है। 36 36 36 36। अब मैं दे ही नहीं रहा हूं अगला सवाल, क्योंकि फिर 4 ऑप्शन दोगे आप मुझे, फिर कराना पड़ेगा। अच्छा कि दे दूं, एक और दे दूं? उत्सव कह रहा है एक और दे दो, क्योंकि उत्सव का अभी एक भी शॉट नहीं लगा है। चल रहने दे। चलिए एक और एग्जांपल सोचो। अभी तो मैं ठीक है दे दूं एक और, क्योंकि वैसे पर्पस नहीं है फिजिक्स में। अब इतना इतना जानते हो, इतना बहुत है फिजिक्स में, इतना काम हो जाएगा। लेकिन चलो दे देता हूं जनता की मांग पर, क्योंकि पूरी क्लास एक ही आंसर पे सहमत नहीं हो रही। अच्छा मेरे पास है, जब आंसर पूरी क्लास का एक आ सकता है, एक्स डी एक्स लिमिट 0 to 1। अब तो सबका एक आएगा। देखो खेलो मगर दिमाग से, खेलो मगर दिमाग से। मैं पहले इसको चेक कर लूं कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या। बताना इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी बता दो, इसका तो आंसर बता दो। इच्छा गलत हो गया, इच्छा गलत हो गया। हर्ष ठीक, तुषार ठीक, मैं ठीक, शामू भी ठीक। इस बार इच्छा का गलत। कभी कभी विराट कोहली भी आउट हो जाता है जल्दी। ये नंदनी ठीक, इच्छा अब ठीक है, और ये दिया भी ठीक। इसका हाफ आएगा आंसर। ठीक है चलो, अब नहीं करा रहा हूं, मुझे आगे बढ़ने दो, है ना। ओ भूमिका, तू भी बेटा 1 नहीं आएगा इसका आंसर। देखो 1/2 आएगा आंसर। क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? चलिए अब मैं करा नहीं रहा हूं, घर पे करना है ना, क्योंकि मुझे आगे, क्योंकि बेटा मैं समझ गया, आपको समझ में आ गया, कुछ जल्दबाजी में पेशेंस खोने की वजह से गलती हो रही है। मैं समझ गया ये जो गलतियां हो रही हैं। रुक जाओ, मैं चैट एवरीवन पहले बंद करूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में चैट भी चल रही है। चलिए नाम के साथ हो रही है, ठीक है चलो। हाँ यही है बेटा डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में अंतर। कर लेना, प्रैक्टिस करना। अब अभी एक मैथमेटिक्स और पढ़ा दूं मैं। जब हमने मैथमेटिक्स को हाथ लगाया है तो एक लगे हाथ एक मैथमेटिक्स और है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, इसकी मैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। स्ट्रेट लाइन, इस मैथमेटिक्स को पढ़ने के बाद थोड़ा ग्राफ में डिसीजन लेना आसान होगा। उन ग्राफों में डिसीजन लेना आसान होगा, जैसे सपोज करो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा तब आप ये डिसीजन ले सकते हो जो मैं आप पढ़ाऊंगा, और बहुत यूज होता है। और ये ना स्ट्रेट देखो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ये स्ट्रेट लाइन, ये केवल 11th फिजिक्स के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ये 2 साल काम में आएंगे। और देखो मैथ वाले तब भी स्ट्रेट लाइन मैथ में पढ़ लेंगे, मैथ वाले स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तब भी मैथ में पढ़ लेंगे। बायो वालों को तो वो ऑन कर देता हूं। हाँ तो बेटा स्ट्रेट लाइन शुरू करता हूं। ये फिजिक्स, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत मदद करेगी, ठीक है। चलिए क्या, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, जनरली जब हम जैसे जैसे अलजेब्रा सीखते हैं तो पहला वेरिएबल आपके जिंदगी में एक्स डाला जाता है, फिर वाई डाला जाता है। वैसे वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं एक्स और वाई पे समझा रहा हूं थोड़ा। कि जैसे मैंने लिखा 3x + 2y = 8, और आप चाहो तो अपने नोट्स खोल लीजिए जहां ये स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट है। मैंने ये लिखा 3x + 2y = 8। हम इतना स्मार्ट बनना है कि हम इक्वेशन देखते ही पहचान जाए कि इससे बनने वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन खींचेगा, इससे बनने वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही खींचेगा। कैसे पहचानना है मैं बताता हूं। आप देखिए उसमें 2 वेरिएबल है, हालांकि 3 भी हो सकते हैं, वो 3D वाली स्ट्रेट लाइन होती है, उसे चूल्हे में जाने दो। फिलहाल ये 2 वेरिएबल है ना, है ना। हाँ इन दोनों की जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, बस 1। 1 के अलावा ना -1 होनी चाहिए, ना 0.5 होनी चाहिए, ना √2 होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। इफ एनी इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, अभी मैं बेटा 2 वेरिएबल यानी 2 डायमेंशन, यानी एक प्लेन में बनने वाली स्ट्रेट लाइन को पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ते आए हो 10 से, ठीक है। यदि कोई इक्वेशन जिसमें एक्स आ रहा है, वाई, मतलब 2 वेरिएबल आ रहे हैं और उनकी मैक्सिमम पावर 1 है, 1 है पावर, मैक्सिमम में गलत बोल गया, हैव पावर ओनली 1। बताइए इस पर पावर कितनी है 1, इसके पावर कितनी है 1, ये पक्का स्ट्रेट लाइन ही खींचेगा। एक और इक्वेशन दे देता हूं मैं एग्जांपल।
जैसे मैंने लिखा यहां माइनस भी आ जाए चलेगा, यहां माइनस आ जाए चलेगा, आप बस x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1। लो ऐसे लिख दूं मैं इक्वेशन, मान लो सपोज करो 5x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। आप गौर से देखो x और y को देखो, x और y को देखो, पावर 1 पावर 1। एक और इक्वेशन देखो, यदि मैंने लिखा 5x इक्वल टू 2y, ठीक है कोई बात नहीं, बस ये देखो दो वेरिएबल है हाँ, और पावर कितनी है 1। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं दीज आर द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, these are the equations of, इक्वेशन को मैं आलसी बने में ऐसे लिख देता हूं, these are the equation of straight line। ये स्ट्रेट लाइन बनेगा पक्का, इनसे ग्राफ खींच के देख लेना, स्ट्रेट लाइन खींचेगा। और ऐसे ग्राफ आपने 10th में खींचे ना, आप ग्राफिकली सॉल्व करते थे, तो जब आप इनका ग्राफ खींचोगे पक्का स्ट्रेट लाइन खींचेगा, बिलीव मी। बस आपको पहचानना क्या है, इन सब पर पावर 1 होनी चाहिए। दीज आर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन एक्स एंड वाई। इस वर्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के जो वेरिएबल है वो एक्स और वाई है। अच्छा इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है, सपोज करो केवल ऐसे लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 8, क्या लिखा है मैंने x इक्वल टू 8। अब इसमें थोड़ा सोचने वाली बात ये पड़ गई कि वेरिएबल तो एक है लेकिन पावर तो 1 है ना उसकी। बाई चांस ऐसी सिचुएशन बन जाए कि वेरिएबल एक ही हो तो भी वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी, बशर्ते पावर 1 होनी चाहिए, या स्क्वायर नहीं होना चाहिए या क्यूब नहीं होना चाहिए। अच्छा हम इस इक्वेशन को ऐसे भी फील कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी तो फील कर सकते हो, जैसे यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या था 5, यहां x का कॉफिशिएंट है 1 प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 8। इसे ऐसे फील कर सकते हो नहीं, ऐसे फील कर सकते हो ना। तो बताना ये भी तो x और y में इक्वेशन हो गई, बस y का कॉफिशिएंट क्या हो गया है 0, y का कॉफिशिएंट क्या हो गया है 0। लेकिन जब आप इसे फिजिक्स में यूज करोगे, जब अभी तो मैं एक्स और वाई के लिए सिखा रहा हूं, तो नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ये आ गया x बराबर 3t प्लस 7, ये इक्वेशन लिखी हुई है x बराबर 3t। बेटा चौक के लिए सॉरी बोलूंगा, ये थोड़ा डिब्बा ही गड़बड़ आ गया है। s बराबर 3t प्लस 7। अब ये इक्वेशन को गौर से देखो, वेरिएबल दो है, एक वेरिएबल है s डिस्प्लेसमेंट और दूसरा वेरिएबल है t टाइम। इस इक्वेशन में भी दो वेरिएबल है और दोनों की पावर देखिए 1 और 1 है, तो इसका मतलब जब मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन ही खींच के आएगा। समझ में आ गया? चलो एक बार, तो दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बट वेरिएबल्स आर एस एंड टी। नेक्स्ट सपोज करो मैंने एक और इक्वेशन लिखी, जैसे v बराबर u प्लस 80। आपको किसी सवाल में u की वैल्यू दे रखी हो, मान लो 5, a की वैल्यू दे रखी हो 3। अब इस इक्वेशन को गौर से एनालाइज करो, v कितने वेरिएबल इसमें, दो, एक v और एक t। v की पावर भी 1 है, t की पावर भी 1 है, पक्का v और t का ग्राफ जब खींचोगे स्ट्रेट लाइन आएगा। इस नजर से देखना चालू करिए यदि स्मार्टनेस ऐड करनी है तो बताना ये जो मैंने लिखी, दीज आर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दीज आर आल्सो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बस वेरिएबल कुछ और है। भाई ये बात ध्यान रखना कि जब टीचर a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाता है तो वो आपसे ये उम्मीद करता है कल को c प्लस डी का होल स्क्वायर है तो आप उसे मैनेज कर लोगे। तो मैं यदि x और y पे कोई फिजिक्स कोई चीज सिखा रहा हूं तो वो किसी पे भी बन सकती है ना। एक और एग्जांपल, अब नेगेटिव एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज करो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है? नहीं है, ये नहीं है। इसका ग्राफ खींचोगे, अब इसमें ये मत कहना, कुछ चुल्लू कर देते हैं कि सर ये तो पहला बोला है जो ज्यादा होशियार होते हैं, जो हमारे बैच में है एक एक्स्ट्रा होशियार जो कहीं ठीक है। चलिए सर, हमें अभी वो मुद्दा ही नहीं उठाना कि ये काय की इक्वेशन है। फिलहाल ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है, बस ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा क्या इसने अफेंड मतलब क्या कर दिया ऐसा जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है? क्योंकि y पर भले ही पावर 1 हो, x पर तो पावर 2 है ना। यदि ये आ जाए x इक्वल टू 4 रूट वाई, ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं खींचेगी। 3x स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0 नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और एक और लास्ट एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वेरिएबल यदि s और t हो तो आप गौर से देखो s की पावर तो 1 है लेकिन t की पावर 2 है। तो जब मैं इस इक्वेशन का ग्राफ जब खींचूंगा, क्योंकि मुझे फिजिक्स भी तो कनेक्ट करनी है, तो इसका ग्राफ
इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं खींचेगा। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से दोस्ती हो गई, केवल इतना देखना है पावर 1 1 हो। दुनिया की सबसे सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलिए नोट साथ में खोल दोगे तो और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सपोज करो पहचान गए, अब मैं एक चीज और देखो, एक चीज आपको बताता हूं, ये एक्स्ट्रा, ये एड ऑन है पैकेज में, ये शायद नोट्स में नहीं है, केवल ऐसे ही सुन लो और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसको ले लेना। ये एड ऑन चीज बता रहा हूं। बताना, यदि मैंने आपसे कहा 3x + 2y = 6, इसका ग्राफ खींच के बताइए, कैसे खींचते थे आप? इसका ग्राफ खींचना है, यहां पर खींचना है, ये रहे ग्राफ पेपर, ये रहा ग्राफ पेपर, इसका ग्राफ खींचना है, तो कैसे खींचते थे? कोई बताएगा मुझे? सॉल्यूशन निकालकर। चलिए, उत्सव कह रहा है एक बार x की वैल्यू 0 रख दीजिए। बिल्कुल ठीक, सही कह रहा है, एक बार x की वैल्यू 0 रख दीजिए तो करस्पॉन्डिंग y निकाल दीजिए, एक बार y की वैल्यू 0 रख दीजिए, है ना? ऐसे कुछ करते हैं। और स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए 2 कोऑर्डिनेट बहुत है। हर्ष आप भी ठीक कह रहे हो, हर्ष कह रहा है कोई भी x की रैंडम वैल्यू रख दीजिए, उस x की वैल्यू पर y क्या निकल रहा है, ऐसी कोऑर्डिनेट ढूंढते थे ना। सब सही बोल रहे हैं और सब खींचना जानते हैं, लेकिन मैं इसमें एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूं, जो मैथ वाले आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, बायो वाले सुन लो खासकर। आप कोशिश करिए यहां 1 बन जाए। देखिए करना क्या है, जो मैं बोल रहा हूं, यहां जो भी है उसी नंबर से पहले इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखो कि ये कांस्टेंट यहां ना होकर राइट हैंड में हो। पहली बात तो राइट हैंड में होना चाहिए, क्योंकि यार ये इक्वेशन इस रूप में भी तो लिखा जा सकती थी, बोलो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो ये भी है। पहले आप अपनी इक्वेशन को इस रूप में लिख लीजिए और इस नंबर से डिवाइड मार दीजिए दोनों साइड को। कर दे, दोनों साइड को डिवाइड कर दिया मैंने, तो क्या हो गया ये x/2 y/3 = 1। पहले बताइए ये कर लोगे आप? इजी है, इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये 1 हो जाए। ये वाली चीज 1 करनी होती है हमें, यहां 1 -1 भी नहीं होनी, 1 होनी चाहिए। ठीक है, सिल्की कह रही है पढ़ लिया मैंने, शुभम कह रहा है अभी अभी मैथ में सीखा है। कोई बात नहीं, बायो वालों को तो सिखा दूं फिर, जिन्होंने अभी मैथ की वो क्लास नहीं ली, सुनना। पहले इस नंबर को 1 बना लीजिए। अब क्या करना है, हो गया, अब आपको कुछ करना ही नहीं है बेटा। एक्स के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है ना, एक्स के नीचे, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन एक्स के इस कोऑर्डिनेट से पास होगी और स्ट्रेट लाइन वाई के इस कोऑर्डिनेट मतलब ये 2। अब क्या करना, एक्स कोऑर्डिनेट पे जे 0 1 2, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, 0, ये क्या हो गया 2, 0, और ये 3 वाई कोऑर्डिनेट पे 3 वाई एक्सिस पर, सॉरी 1 2 3, ये कोऑर्डिनेट 0। पक्का स्ट्रेट लाइन बेटा इन दोनों पॉइंटों को मिला देना, ऐसे ही खींचेगी। ये और इफेक्टिव तरीका है, ऐसे ही आएगी। मतलब पहले बस शर्त है कि इस नंबर को 1 बना देना, फिर यहां जो कोऑर्डिनेट है और यहां जो आए एक्स एक्सिस पर तो ये वाली वैल्यू और वाई एक्सिस पर ये वाली वैल्यू, पक्का स्ट्रेट लाइन ऐसे ही खींचेगी। ये थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता है। आपने अब तक जो सीखा वो गलत नहीं था, वो भी ठीक था। अच्छा करके देखना एक मिनट। जैसे उत्तम ने बोला था कि x की एक बार 0 डाल दीजिए, डालना बेटा इसमें x 0, तो y कितना आएगा, तो यानी 0 3 एक कोऑर्डिनेट हो गया ना, आया। एक बार उत्तम ने कहा सर y 0 रख दीजिए, बेटा y 0 रखना है इसमें, y 0 रखोगे तो ये 2, तो आ रहा है नहीं आ रहा वही चीज आप जो करते थे उसका थोड़ा अपडेट वर्जन है ये। मैं एक और रैंडम सिचुएशन दे देता हूं आपको, एक और रैंडम। जैसे सपोज करो ये ऐसे होता 3x, और हाँ एक और शर्त और है, यहां पर भी प्लस आना चाहिए। अब यहां ऐसी इक्वेशन हुई, सपोज करो इक्वेशन ये हुई, तो यहां प्लस कैसे आ जाएगा मैं बताता हूं। करना क्या है सुनो, करना क्या है ये मैं बताता हूं। डिवाइड करो 6 से, पहली चीज यहां 1 बनाइए, तो ये बताइए x/2 - y/3 = 1, कितना हो गया। अब सर ने कहा है कि यहां +1 होना चाहिए और ये भी प्लस होना चाहिए, तो ये कैसे प्लस होगा, तो इसको प्लस करके इसको माइनस कर दीजिए, समझे, इसे प्लस करके इसे माइनस, इसका मतलब समझ गए। अब जो लाइन खींचेगी वो कैसे खींचेगी, एक्स पर कौन सा पॉइंट 2 1 2 ये वाला पॉइंट, और वाई पर -3 1 2 3, लाइन ऐसे खींचेगी। अच्छा क्रॉस चेकिंग करके देखो, वो जो आप मेथड जानते थे, कि एक बार x 0 रख दीजिए, रखना है x की वैल्यू 0 इसमें, तो y -3 आएगा नहीं आएगा। हो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं क्योंकि ये काम मेरा नहीं है। स्ट्रेट लाइन
चलिए इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, इंटरसेप्ट। ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट वर्ड जानते हो ना, इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है। एक और चीज इसमें बता देता हूं कि कभी आप फंस गए तो क्या, ये मेथड हमेशा काम करेगा। जैसे सपोज करो, मान लो मैंने नंबर उठपटांग सा दे दिया 3x + 2y = 7। अब क्या करोगे सर, अब क्या करोगे, कोई मत टेंशन मत लो, यहां 1 रखना है पहला स्टेप। तो 1 बनाने के लिए क्या, 7 से डिवाइड कर दो, 3x/7 2y/7। पहले इतना काम कर लोगे, टेंशन मत लो। अब करना क्या है, इधर देखना, x/7/3 + y/7/2। आपको आपका आंसर मिल गया। एक कोऑर्डिनेट ये होगा, एक कोऑर्डिनेट ये होगा। होप यू, अब आप समझ गए होगे कि फिर तो हम कुछ भी बना ही सकते हैं। समझ गए नहीं, यदि यहाँ उठपटांग वैल्यू भी हो तो भी कर देना। तो ये पक्की बात, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। यदि यहां कहीं माइनस आ रहा हो तो ये माइनस यहां पे अटैच करना है, यहां पर। इसको समझ में आ गया। चलिए अब ये तो स्ट्रेट लाइन, तो बताइए, मैंने 2 पॉइंट बता दिए आपको बातों बातों में। एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की पहचान क्या होती है, एनी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इफ हैव पावर 1 ओनली देन इट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। एंड सेकंड वन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ फटाफट खींचने की ट्रिक। अब आ जाइए, एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं स्ट्रेट लाइन में, वो एक वर्ड आ रहा है टेक्निकल स्लोप। ये आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा वर्ड, आईसीएसई बोर्ड वालों ने शायद पढ़ लिया हो, वो थोड़े होशियार रहते हैं। स्लोप, इसका बहुत यूज है फिजिक्स में, है तो मैथ, ये प्योर मैथ है ये, लेकिन इसका बड़ा यूज है स्लोप। अब स्लोप का वर्ड का मतलब भले ही जानते हो, लेकिन मैथ में इसके मायने कुछ और है। देखिए क्या, सपोज करो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इस पे मैं कोई स्ट्रेट लाइन खींचूंगा। अब मान लो, सुनना, कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे खींची, ये स्ट्रेट लाइन है जो मैंने ब्लू कलर से खींची है, शायद आपको ब्लू कलर दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है ये। अब सुनिए, पहले आप फोकस करिए कि वो स्ट्रेट लाइन ने, उस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को काटा कहां पर। आप देखिए, यानी इस पॉइंट को देखिए, ये वो पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सिस को काटा है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन ने ये जो एंगल बना रखा है, ये इसको, इस एंगल को पहले काउंट करिए, कैलकुलेट करिए, मेजर करिए, ठीक है। इस वाले एंगल को, सिर्फ इस वाले एंगल को। बन तो एक्स एक्सिस के साथ 4 एंगल रहे हैं, देखो, ये भी एक्स एक्सिस के साथ बनना है, ये भी एक्स एक्सिस के साथ बनना है एंगल, ये भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनना है, और ये भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनना है। तो पहले वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां काट रही है, वहां पर एक एंगल बनना होगा, उसको मार्क कर दीजिए। अब उस कौन सा वाला एंगल लेना है बताता हूं, सुन लीजिए पहले इस बात को, इसी की कले से। थीटा क्या चीज है, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। थीटा क्या है, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस टेकिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इतनी सारी रामायण, इसी रामायण से क्लियर हो पाएगा कि वो जो एक्स एक्सिस पे 4 एंगल बनने हैं, 1 2 3 4, कौन सा वाला एंगल लेना है। अच्छा, ये रहा एंगल 1, आपको ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 2, ये रहा एंगल 3, ये रहा एंगल 4, 4 एंगल बनने हैं। अब इस डेफिनेशन में कौन सा वाला एंगल फिट हो रहा है वो बताता हूं। एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ये रहा विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पहली बात, काटा तो उसने वाई एक्सिस पर भी है, काटा तो उसने वाई एक्सिस पर भी है, लेकिन हमें पहले ये देखना है एक्स एक्सिस पे कहां काटा है। अब देखिए, विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इस पॉइंट से इधर जाऊंगा तो किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। बेटा इसमें ये मत सोचना, एक मिनट मुझे बताओ, यदि कोई बंदा, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, ऐसे करके मार्क कर दिए,
मुझे बताइए, कोई बंदा ऐसे जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है बताइए? वो ईस्ट है या वेस्ट है? किस दिशा में जा रहा है वो बताइए? ईस्ट में ही जा रहा है ना। अब ये थोड़ी नहीं देखोगे सर ने वेस्ट लिखा है तो सर पहले यहां पर आए, उसके बाद हम बोलेंगे कि वो ईस्ट में जा रहा है। नहीं नहीं, पहले सर यहां आने दो, सर पहले ये जो आपने एरो खींचा है उसकी सीध से यहां आने दो, तब बोलेंगे ईस्ट। नहीं, देखो बेटा, यदि ये ईस्ट है, ये वाली ईस्ट है और ये वेस्ट है ना, तो मान लो मैं वेस्ट में कितना भी चल लिया, वेस्ट वेस्ट, मेरे पलटते ही मेरा मुंह ईस्ट की ओर हो जाएगा, बस मैं कहीं पे भी हूं। तो भले ही ये ओरिजिन है, इसके यहां पर नेगेटिव एक्स एक्सिस भले ही चालू हो जाती है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन मैंने एक वर्ड बोला है, मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं लिखा है, मैंने लिखा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो मैंने क्या लिखा? एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बताना पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये है, और पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ या तो ये एंगल बनना है या ये एंगल बनना है। बेटा ये एंगल किसके साथ बनना है स्ट्रेट लाइन का? ये तो स्ट्रेट लाइन का नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के साथ बनना है। ये एंगल 3 भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो पहले तो इनको गोली मारो, ये तो गए। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ दो एंगल बनने हैं, एक एंगल 1 और एक एंगल 4। कौन सा लेना है? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां से लीजिए, बताइए ये एंटी क्लॉकवाइज और ये ऐसे जाओगे तो ये क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? बेटा घड़ी के उल्टा बाय वाले समझेंगे। ये फ्लो देखिए, यदि इसी फ्लो को मैं कंटिन्यू कर दूं, सुनो, इसी एरो के फ्लो को कंटिन्यू कर दूं तो घड़ी क्या ऐसे चलती है? नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और इस वाले एरो को, फ्लो को ऐसे कर दूं तो घड़ी ऐसे नहीं, ऐसे चलती है। तो हमें कौन सा वाला एंगल लेना है? जो इन शब्दों को फॉलो करे, तो यानी एंगल 1। ठीक है, एंगल 1 है जो इन सभी सिचुएशनों को, इन सभी कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी अब सुनिए, ये हो गया थीटा एंगल। ठीक है, इस थीटा का यदि मैं tan ले लूं, इसको स्लोप बोला जाता है। ये है स्लोप, और इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, शब्दों से ना लिख के m लिखते हैं। स्लोप का मैं अपना यह मायने है, भले ही हमने जनरल लाइफ में खूब यूज किया होगा स्लोप वर्ड, खूब यूज किया होगा स्लोप वर्ड जनरल लाइफ में, ढलान, यानी, लेकिन मैथ में स्लोप का ये मायने होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जब वो एक्स एक्सिस पे काटती है तो ये जो मैंने एंगल मेंशन किया है उसका tan लेने, साइन कॉस नहीं, tan, दैट इज कॉल्ड स्लोप। चलिए रैंडमली सिखाता हूं अब आपको। ये रही हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, या ठीक है, ये रही लाइन। मैं अब आपको चॉइस दे रहा हूं 1 2 3 4, बताइए कौन सा एंगल लेना है मुझे, कौन सा एंगल लेना है मुझे? यदि स्लोप लेना है तो स्लोप इक्वल टू, एक मिनट रुकना, मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा, स्लोप इक्वल टू tan। 1 2 3 4 कौन सा एंगल डालू बोलो? अब बताइए, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, कौन सा वाला थीटा? हाँ, अच्छा, वेरी गुड। कंफ्यूज, मैक बिल्कुल ठीक। चलिए, कई लोग कंफ्यूज हो गए। देखिए मैं मदद करता हूं। पहली बात, 2 और 3 तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्या है, इस पॉइंट के इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। बताना, इधर जाऊंगा तो ये कौन सी डायरेक्शन चालू हो जाएगी? इधर से ही ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, और इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये दो एंगल तो लेने ही नहीं है हमें। क्लियर? अब एंगल 1 और एंगल 4 में से चॉइस रह गई। केबीसी चल रहा है, कंप्यूटर जी 2 गलत जवाब हटाइए, तो मैंने 2 गलत जवाब हटा दिए। अब एंगल 1 और एंगल 4 रह गया। अब इनमें से एक्स एक्सिस के साथ एक ऐसा फ्लो बनाओ एंगल ऐसे, और एक एक्स एक्सिस के साथ ऐसे फ्लो बनाओ। अब कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है ये बताइए? वही आएगा। बताइए, एक बार एक्स एक्सिस के साथ ऐसे फ्लो बना दीजिए, इसमें एक्स एक्सिस के साथ ऐसे फ्लो बना दीजिए। शांभवी बताइए कौन सा आएगा? एंगल 1। तो एंगल 1 का tan लूंगा, वो स्लोप होगा। ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट बताओ, वैसे यही 2 उटपटांग हरकतें थी, चलो फिर भी। ये रही स्ट्रेट लाइन ऐसे काट रही है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, एक मिनट, ये बताइए
1 2 3 4 10 मुझे स्लोप लेना है। स्लोप कहता है 10 ले लीजिए। किसका 10 लू ये बताइए, कौन सा एंगल का? हाथ दिया, बिल्कुल ठीक। मैं हर्ष बिल्कुल ठीक। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा सिल्की ठीक। वैसे होशियार हो, समझदार हो गए आप लोग भी बता सकते हो। तुषार गड़बड़ हो गया। ओफो, एंगल 1 नहीं आएगा, बाकी सबने ठीक दिया। ये आएगा एंगल 3। बेटा ये तो अभी भी गड़बड़ कर रहे हो। ये तो देखो, ये जो पॉइंट है अभी आप कैच नहीं कर पा रहे हो। इसके इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन चालू हो जाती है और इसके इधर आते ही, अच्छा ये बताओ, यदि मैं यहां पे हूं, मैं हूं और उधर खड़ा हुआ हूं, उधर मुंह कर लिया, तो बताइए मेरा मुंह पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स है। बताइए कोई बंदा इस पॉइंट पर ऐसे खड़ा है और उसका मुंह उधर की ओर है, तुषार बता। ध्यान नहीं रहा आपने, नंबर ली पोजीशन चेंज कर दी। अच्छा नंबर की पोजीशन चेंज कर दी, तुझे लगा मैंने अमन ये वजह थी। मतलब कुछ बच्चे जैसे जागरण में सो जाते हैं ना लोग, बस एक ही बार जोर से बोलो जय माता दी, फिर सो गए। जोर से बोलो जय माता दी, बीच में क्या चल रहा है उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं। ए मेरे भगवान, यहाँ मास्टर चुचा गया बेटा पसीने दे दे के। चल चलिए, अब पहले तो ये कहानी खत्म हुई। पहले तो मैंने ये कहानी खत्म कर दी कि स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब रुकिए, स्लोप में मुझे बहुत सी चीजें समझानी है। बताना एक रैंडम एग्जांपल, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस। बताइए इस वाले ग्राफ में यदि हमसे कोई पूछे स्लोप कितना है, तो क्या 60 डिग्री ही स्लोप के लिए एंगल है या कोई और है बेवकूफ बना रहा है वो? स्लोप के लिए 60 डिग्री लेना है ना, हाँ, तो tan 60 मतलब √3, यानी इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो √3 है। कल को ये वाला बन जाए तो, है ना, ये ऐसे यू करके खिसक जाए ये। अब गौर से सुनना, मैंने ये लाइन यहां से यहां खिसका दी, बस पैरेलल ऐसे से ऐसे खिसका दी। अभी भी इसका स्लोप tan 60 है क्योंकि एंगल यही वाला लेंगे। बाकी बेटा मैं कुछ चीजें नहीं सिखा पाऊंगा, जैसे अब सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 120 है, तो स्लोप होगा, बोलो स्लोप, स्लोप इक्वल टू कितना होगा? ओहो ये चौक चली कमेंट टूट जाता है। स्लोप इक्वल टू tan 120। अब tan 120 की वैल्यू आप जानते हो निकालना है? नहीं जानते तो मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। जो इस स्टेप को समझ सके वो समझ लेना। tan 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट tan cot 30, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? √3। मुझे भी सोचना पड़ा इतनी देर में, ठीक है, आर्यभट्ट थोड़ी नहीं हूं मैं। चलिए अब आ जाओ 1/√3। अच्छा मैं गलत हूं, √3 ये सही है ना? चलिए पता है मैंने कैसे निकाला? cot 30 में भूल गया तो मैंने तुरंत दिमाग में लगाया cot tan 30 का उल्टा होता है। ओ नहीं हर सही है, मेरे ख्याल से सही है। अरे cot 30 इक्वल टू 1/tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 ऊपर जाके सही है। चलो तो पहले तो स्लोप आ गया। चलिए जल्दी से बताइए, ये रही हमारे पास, दो सवाल और दे रहा हूं फिर आगे बढ़ूंगा। यदि कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ऐसे बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल गई है, बताइए इसका स्लोप कितना है? बिल्कुल, यदि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब एक्स के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब स्लोप जब आप निकालोगे तो tan थीटा यानी 90 तो आएगा इनफाइनाइट। इसका स्लोप कितना है? इनफाइनाइट। उससे पता कहां कंफ्यूज, बता रहा हूं ये 90 समझ में आ गया ना? आगे क्यों भाग रहा है? अगला एग्जाम्पल ये एक्स ये वाई, कोई स्ट्रेट लाइन देती। अब मैं ये वाला एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अब मैं एक चीज और बता दूं। अब एक चीज और सीखिए, चलो स्लोप में एंगल लेना तो आप सीख गए, अब देखना बेटा एक और चीज टेक्निकली सीखना। यदि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, मान लो कोई लाइन ऐसे है, ये है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये तिरछी मैंने स्ट्रेट लाइन,
कायदे से स्लोप तो ये हुआ ना, ये हुआ या नहीं हुआ स्लोप थीटा। लेकिन कभी किसी विशेष परिस्थितियों में बाई चांस आप इस एंगल को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, कोई नहीं, आप एक काम करिए, एक्स के पैरेलल कहीं पे भी लाइन खींच दीजिए, कहीं पे भी। सपोज करो मैंने यहां खींच दी और आपको ये वाला एंगल पता है, सपोज करो, तो बुद्धि लगाइए ये और ये, एक मिनट, मान लो तुमको ये वाला एंगल पता है, तो बुद्धि लगाइए ये एंगल, और यदि ये वाली जो डॉटेड लाइन खींची है मैंने, यदि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बताइए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा या नहीं होगा, बताइए करस्पॉन्डिंग। हाँ, यदि आप किन्हीं परिस्थितियों में आपको ये नहीं पता चल पा रहा, ये एंगल पता है, तो बुद्धि लगाओ ये और ये एंगल बराबर होंगे, तो इसका मतलब आपको एक्स के पैरेलल खींच के भी स्लोप पता कर सकते हो, कोई भी लाइन। फिर से सुनो, ये रही हमारे पास स्ट्रेट लाइन, आप यहां खींच दीजिए एक्स के पैरेलल, बाई चांस तुमको यहां पे कोई एंगल पता चल गया है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना। तो ये क्या चीज है बेटा, ये क्या चीज थी, ये क्या चीज थी बोलो, ये थी एक्स एक्सिस, तो ये थी एंगल, तो हमें ये चाहिए, तो ये लाइन यदि एक्स के पैरेलल है ना, एक्स के पैरेलल है, तो फिर ये एंगल और इस एंगल बराबर तो होगा, तो यानी स्लोप यहां से ना लेके वहां से भी ले सकते हो। अब मुझे बताइए, ये लाइन सपोज करो ये है, ये स्केल, ठीक है, ये लाइन है, दिख रहा है ना, ये ऐसे ही पकड़ लेता हूं। अब यदि मैंने इसको यूं करके घुमा दिया, देखो ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये एंगल कम हो गया, ज्यादा हो गया, पहले से कम हो गया ना, तो स्लोप कम हो गया, ज्यादा हो गया, पहले से कम, और कर दिया। अब इस लाइन का स्लोप बताना, ये लाइन ऐसे ना होके ये ऐसे हो जाए, सुनो मैं और बताता हूं, ऐसे, ये है लाइन 1, ये रही लाइन 2, दो अलग अलग लाइन है, ये लाइन 1 अलग है, लाइन 2 अलग है, किस लाइन का स्लोप कम है, लाइन 1 लाइन 2, किस लाइन का स्लोप कम है, देख के बताओ, साफ दिख रहा है, ये एंगल और कम हो जाएगा, ये एंगल और कम हो जाएगा, यानी लाइन 2 का स्लोप कम है। अब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ लोगे, बताना इस लाइन का स्लोप तो आपने बता दिया। सपोज करो एक लाइन ये रही लाइन, अब आप बताइए इस लाइन का स्लोप कितना है, कितना है बेटा इस लाइन का स्लोप, जो लाइन ऐसे जा रही है, तो बताना ये लाइन, सोचो इस लाइन को और सीधा करते चले जाओ, सीधा सीधा सीधा, ये एक्स एक्सिस पे नहीं डिफाइन है, अरे यार सिल्की मैं इसीलिए तो मेहनत की थी। हाँ अच्छा ठीक, ये लाइन को और ऐसे कर दो बेटा, मैं यूं, दिस इज लाइन 3, तो बेटा ये खुद एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना ही नहीं रही, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना आ रहा है, थीटा 0, तो इस लाइन का जो स्लोप है, जो एक्स के पैरेलल होती है, उसका स्लोप आएगा tan 0 यानी 0, जो एक्स के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप tan 90, जो एक्स के पैरेलल है उसका स्लोप 0। समझ लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैंने अपनी बेस्ट कोशिश कर दी। मैंने ये भी बता दिया कि किन्हीं परिस्थितियों में आपको यहां का एंगल नहीं पता चल पा रहा, तो कहीं आगे एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच के पता कर लीजिए, tan थीटा कर लीजिए, हो गया स्लोप। आगे बढ़ रहा हूं मैं, स्लोप 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 स्लोप, ठीक है। कल फिर 8 से 9 ज्वाइन करना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आज स्ट्रेट लाइन पूरा हो पाएगा, 2 ही मीटिंग बहुत है, या फिर नहीं तीसरी मीटिंग लेंगे थोड़ी सी और। आदत डालो 5:30 से 7 की, अब 5:30 से 7 की आदत डालो। अच्छा कल संडे है, सॉरी कल तो 9:30 है, हाँ सॉरी कल तो संडे है, सॉरी। हाँ अब इधर देखिए, होपफुली कि आपको स्लोप का फील आने लगा कि स्लोप क्या चीज है। अब देखिए, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, ये रही कोई रैंडमली स्ट्रेट लाइन, समझिएगा ये रैंडमली कोई स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन में आपको एक अभी अभी ताजा समाचार मिले कि बाई चांस तुमने ये कायदे से तो ये एंगल चाहिए स्लोप निकालने के लिए, बाई चांस यहां कोई जुगाड़ नहीं बन पा रही, तो आप एक्स के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, यहां पर भी वही स्लोप मिल जाएगा आपको। आगे जाके कोई एक्स के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, मुझे बताइए यदि ये सभी लाइनें एक्स के पैरेलल है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। माना ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, बताना ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है
पॉइंट ए पर जब स्लोप निकाला तो टेन थीटा, पॉइंट बी पे स्लोप निकाला तो टेन थीटा, पॉइंट सी पे स्लोप निकाला तो टेन थीटा। यानी स्लोप सलमान खान टाइप की तरह चल रहा है। स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, उनका एक बार स्लोप का कमिटमेंट हो जाए तो कहीं भी निकाल लेना स्लोप वही रहेगा, किसी भी जगह किसी भी लोकेशन पे स्लोप निकाल लेना वही रहेगा। ये तो हुई स्ट्रेट लाइन की बात। लेकिन हमारी फिजिक्स में हर बार स्ट्रेट लाइन का सामना नहीं आएगा, हर बार ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएंगे। सपोज करो कोई ग्राफ ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे, ये कैसा ग्राफ है? ये तो कर्व है, ये तो कर्व है। अब देखिए मैं जो सिखाना चाह रहा हूं, लेवल बढ़ाते चलो अपना, प्लीज अपना लेवल बढ़ाते चलो। अब देखिए कर्व क्या होता है, मैं उस फिगर को गंदा नहीं कर रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम फिगर, दिस इज कर्व, दिस इज कर्व। अब कर्व को मैं अब आपको एक चश्मा दूंगा, उस चश्मे को पहन के देखना है। एक्चुअली जो दुनिया का कोई भी कर्व हो वो छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है। बताना, मैंने यहां कुछ छोटे छोटे मिटा दिए, ये यहां पे ढंग से नहीं मिटा। मैं एक चीज यहां देखता हूं, मेरे पास एक मेरे जमाने का ये कर्व है, ये कर्व दिख रहा है। अब यदि मैं यहां पे देखना, कुछ चीजें मिटा दी मैंने ऐसे, अब देखिए कुछ टुकड़े दिख रहे हैं इसमें, किसी एक टुकड़े को गौर से देखो, किसी एक टुकड़े को। मैंने इस कर्व पे डॉट डॉट डैश डैश, मतलब ये थोड़ी देर पहले कर्व था। ओवरऑल देख रहे हो तो ये कर्व है, ओवरऑल देख रहे हो तो ये कर्व है। लेकिन मैं कह रहा हूं अर्जुन बन जाओ। अर्जुन की आदत थी ना जिसपे निशाना मारता था, अब आप केवल इस टुकड़े को गौर से देखो। यदि आपको मैं इसमें से सिर्फ ये कर्व है, उसमें से सिर्फ इतना टुकड़ा देखने के लिए कहूं, सिर्फ इतना, सब मिटा दूं, अब आप बताना क्लास में कोई नया बंदा घुसता है तो क्या ये कह सकता है ये कर्व है? ये बताइए, क्या ये कह सकता है कि ये कर्व है? क्लास में कोई नया बंदा घुसता है? नहीं कह सकता। एक्चुअली दुनिया का कोई भी कर्व छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन का कलेक्शन होता है। समझ रहे हो ये बात? ऐसे देखा तो कर्व था, ऐसे देखा तो कर्व था, लेकिन ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, छोटे छोटे। अब बताइए किसी भी एक छोटे से टुकड़े पे गौर कर लीजिए, क्या वो कर्व नजर आ रहा है? छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, शर्त ये आपको हर टुकड़ा स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा होगा, हर टुकड़ा अपने आप में स्ट्रेट लाइन। अब एक और चीज, इवन आप सर्किल भी खींचोगे, सपोज करो ये क्या है, सर्किल है, ओवरऑल देखोगे तो सर्किल है, लेकिन यदि मैं इसके भी टुकड़े कर दूं छोटे छोटे, मैं उंगली से इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो उससे ढंग से आ नहीं पा रहा, ढंग से सफाई नहीं, ये ऐसे ही समझ लो, मार्कर, ठीक है। अब आप बताइए ये जो सर्किल है ये क्या चीज है? चलो ओवरऑल सर्किल है, लेकिन ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये तो स्ट्रेट लाइन है ना। अब मुझसे कोई कहे कि इसका स्लोप निकालो तो निकल आया, लेकिन कोई कहे इसका स्लोप निकालो, तो सुन लो मेरी बात, स्लोप स्ट्रेट लाइन का ही होता है, कर्व का होता ही नहीं है। स्लोप इज अ वर्ड विच स्टैंड्स ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन, जो केवल स्ट्रेट लाइन के लिए। जैसे मैं आपसे कहूं सर्किल का वॉल्यूम निकालो, सर्किल का थोड़ी नहीं वॉल्यूम होता, स्फीयर का होता है वॉल्यूम, तो इसका कोई स्लोप नहीं है। लेकिन फिर भी सुनिए, यदि मैं इस कर्व को छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन में तोड़ दूं, तो बताइए यहां से लेके यहां तक कितनी स्ट्रेट लाइन मौजूद है? यहां से लेके यहां तक कितनी स्ट्रेट लाइन मौजूद है? अनगिनत स्ट्रेट लाइन मौजूद है। अब सुनिए, यदि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, सुनेंगे, एक मिनट और, एक चीज और, ये ओवरऑल देखा तो क्या था? सर्किल था। ओवरऑल देखा तो सर्किल था, केवल इतना इसका हिस्सा देख रहा हूं तो ये स्ट्रेट लाइन है। यदि मैं इस स्ट्रेट लाइन को जूम कर दूं, कैमरे में मैग्नीफाई करके जूम कर दूं दाएं बाएं, तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, इसे टेंजेंट बोलते हैं। अब आप समझिए टेंजेंट का मतलब, कि टेंजेंट होती क्या है। हम बचपन से सीखते आ रहे थे कि ये टेंजेंट डाल दी मैंने, पता है टेंजेंट का मतलब क्या है? कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दी है उस जगह एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन है, और छोटी सी है ना, उस स्ट्रेट लाइन को ढंग से देखने के लिए उसे जूम कर देते हैं, वो टेंजेंट होती है। नाउ यू आर, मुझे लग रहा है कि अब आप अपडेट होते जा रहे हो कि टेंजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने यहां टेंजेंट खींच दी, तो अब आपको क्या मतलब निकालना है कि सर ने जहां टेंजेंट खींची है
उस पॉइंट को बहुत छोटे से, केवल इतना हिस्सा देखिए, एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन है, उस छोटी सी स्ट्रेट लाइन को देखने में दिक्कत होती है तो उसको थोड़ा जूम कर देते हैं, दाएं बाएं बढ़ा देते हैं, ले एक्सटेंड। तो टेंजेंट, तो बताइए यहां जो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, यदि मैं इसको दाएं आगे पीछे बढ़ा दूं ऊपर नीचे, तो दिस इज टेंजेंट। ओके, अब सुनिए, ये कर्व था, कर्व का स्लोप होता नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी तो स्ट्रेट लाइन है ना। अब इस लाइन को गौर से देखना, यदि मैं इस लाइन को आगे पीछे बढ़ा दूं, यानी एक तरीके से टेंजेंट है, तो ये मैंने पॉइंट ए पर टेंजेंट डाल दी, माना इस लोकेशन का नाम ये था, इस जगह का नाम ये था, तो मैंने पॉइंट ए पर टेंजेंट डाल दी। टेंजेंट का मतलब कि वहां जो एक स्ट्रेट लाइन मौजूद थी उसको आगे पीछे बढ़ा दिया। तो बताना, कर्व का तो कोई स्लोप नहीं होता, लेकिन उस कर्व पे एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन जो मौजूद थी उसको आगे बढ़ाया, तो इसका स्लोप जरूर होता है, इसका स्लोप होता है। फिर उस स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए और स्लोप निकाल लीजिए। समझ में आया या नहीं आया? मेरी बात सुनिए, कर्व का स्लोप नहीं होता, कर्व पर जो छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन मौजूद होती है ना, उनका स्लोप होता है। अब यानी एक बार फिर से समझिए इस वाले फिगर को, इसी वाले फिगर को, ये वाली स्ट्रेट लाइन गौर से देखिए, ये वाली, इसको जूम करता हूं, दिस इज लोकेशन बी, और एक मिनट, इस पे मैंने टेंजेंट डाली, तो ये थीटा बी है, बी पर बनने वाली स्ट्रेट लाइन का एंगल। और यदि मैं यहां टेंजेंट डालता हूं तो ये कुछ और थीटा है, कि एक जैसे थीटा है? ये बताओ, ये दोनों थीटा एक जैसे अलग अलग आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये इस स्ट्रेट लाइन का और इस स्ट्रेट लाइन का थीटा एक जैसा अलग अलग साफ दिख रहा है, अलग अलग आ रहा है? पर ये स्ट्रेट लाइन वो स्ट्रेट लाइन है जो बी पर मौजूद थी, तो ये बी का स्लोप है, ये ए का स्लोप है। यानी यहां स्ट्रेट लाइन में आपसे कोई कहता है स्लोप निकालो, तो स्ट्रेट लाइन पे किसी भी लोकेशन पे स्लोप निकाल लेना, एक जैसा निकलेगा। देखो, ए पर भी वही एंगल, बी पर भी वही एंगल, सी पर भी वही एंगल। लेकिन यदि ये रहा पॉइंट ए, आपसे कोई बोले स्लोप निकालो, स्लोप कर्व का होता ही नहीं है, तो अब आपको क्या करना है? ए पर निशाना साध लिया, अर्जुन बन जाओ, निशाना साध लो। आप ये फील करिए कि ए पर एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन मौजूद है, उस स्ट्रेट लाइन को आगे पीछे बढ़ा दो, मैंने बढ़ा दिया, इसने जो एंगल बनाया होगा, कंटिन्यू कर रहा हूं। हाँ, तो अब आप देखिए, मैंने से कहा कर्व का स्लोप निकालो, कर्व का स्लोप होता ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, पॉइंट ए का टेंजेंट डाली, तो पॉइंट ए पर जो स्ट्रेट लाइन मौजूद थी, मैंने पॉइंट ए का स्लोप निकाल लिया। ऐसे ही पॉइंट बी देखेंगे, इधर ये यहां ले लेता हूं बी, यहां पर टेंजेंट डाल दीजिए, ये टेंजेंट आगे जाके काटेगी इसको। तो अब आप बताइए, आपने दिस इज थीटा बी, अब आपने स्ट्रेट लाइन और कर्व में क्या अंतर देखा, ये बताइए। मैंने बेसिक्स तो समझा दिए, ये रहा स्ट्रेट लाइन, ये रहा कर्व, स्लोप हम यहां भी निकाल रहे हैं, स्लोप हम यहां भी निकाल रहे हैं, यहां पे। अच्छा, यहां एक मिनट और, यदि मैं इस स्ट्रेट लाइन को, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, छोटे छोटे टुकड़े कर दूं इसके भी, तो आप गौर से देखो, सारे टुकड़े एक ही दिशा में, सारे टुकड़े एक ही दिशा में, यदि मैं स्ट्रेट लाइन के टुकड़े कर दूं, तो यहां पे तो सबका स्लोप एक जैसा है। तो लेकिन जो मैंने समरी, मतलब जो पढ़ाया है, जो मेहनत की है, उसको समझिए। यहां पर स्ट्रेट लाइन यदि हो वाकई, तो स्लोप सलमान खान होता है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, हाँ, कर्व में मोर देन वन स्ट्रेट लाइन होती है और हर स्ट्रेट लाइन घूम रही होती है, तो यहां जो स्लोप निकलेगा वो कांस्टेंट आएगा हर जगह, यहां जो स्लोप आएगा वो वेरिएबल है। ये बात फिजिक्स में बहुत यूज होगी बेटा। कर्व जो होते हैं उनके स्लोप वेरिएबल होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं उनके स्लोप सलमान खान होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप सबको? जल्दी से बताइए, जल्दी से। अच्छा, एक मिनट सुनिए, जब हम किसी की टकला देखते हैं तो ऐसे लगते हैं चिकनी चांद है बिल्कुल, लेकिन साले को यदि माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो छोटे छोटे पोर्स नजर आते हैं ना, छेद नजर आते हैं ना, तो वैसे ही सर ने आज कर्व को जूम करके दिखा दिया है, तो पता चला साला उसमें छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन घुसी हुई है, छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन घुसी हुई है कर्व में। हम उन स्ट्रेट लाइनों का स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन घूम रही है, तो हर स्ट्रेट लाइन अपना स्लोप चेंज कर रही है। मुझे अगली क्लास में याद दिला देना, मैंने यहां तक पढ़ा दिया, कल ही बात करेंगे, ठीक है?
सुबह।